दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। जेरूसलम से लेकर इजराइल और पैलेस्टीनियन एरियाज के सिटीज़ तक फैली हिंसा ने अब तक कम से कम 60 लोगों की जान ले ली है। लेकिन ये हिंसा के रीजंस और रूट्स कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के अलावा हिस्टोरिकल भी हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि करंट क्राइसिस के कॉजेज किस हद तक इजराइल और पैलेस्टीनियन के हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट में लोकेटेड हैं और किस हद तक कंटेम्प्रेरी इवेंट्स में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास लेट 19th सेंचुरी में शुरू होता है, जब रशिया और यूरोप में फैले हुए एंटी सेमिटिज्म और जिंगोइज्म की वजह से जायोनिस्ट मूवमेंट का राइज हुआ और ज्यूज पैलेस्टीन की तरफ इमिग्रेट करने लगे। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है वाइड स्प्रेड प्रेजुड्यूस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूइश पीपल। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट 1881 से 1884 के बीच रशिया में हुए एंटी ज्यूइश प्रोग्राम्स या फिर टारगेटेड राइट्स हैं। इस एंटी सेमिटिज्म का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल हमें 20th सेंचुरी में हिटलर के जर्मनी में भी देखने को मिला, जहां 80 लाख से ज़्यादा ज्यूज को गैस चैम्बर्स में झोंक दिया गया। खैर, 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीन को ऑटोमन टर्क्स के कंट्रोल से छीन लिया और जायोनिस्ट मूवमेंट के इन्फ्लुएंस के चलते बैल्फर डिक्लेरेशन में पैलेस्टीन में एक ज्यूइश होमलैंड प्रॉमिस किया। इस प्रॉमिस को 1919 में ही पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ने अपोज किया, लेकिन 1922 में एक बार फिर से ज्यूइश होमलैंड होम के आइडिया को पुश मिला जब लीग ऑफ नेशंस ने भी इसे ऑफिशियली सपोर्ट किया। 1936 में पैलेस्टीन में ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी के खिलाफ एक मैसिव रिवॉल्ट हुआ, जिसे 1939 तक ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। इस रिवॉल्ट को द ग्रेट अरब रिवॉल्ट ऑफ पैलेस्टीन भी कहा जाता है। फाइनली लीग ऑफ नेशंस की सक्सेसर बॉडी यूनाइटेड नेशंस ने अपने रिवॉल्यूशन नंबर 181 के तहत पैलेस्टीन का पार्टीशन ज्यूइश और अरब स्टेट में कर दिया। जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया गया, जिसको यूएन खुद गवर्न करने वाला था। इस पार्टीशन में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन के पास चला गया और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के पास। इजराइल फाइनली May 14, 1948 को एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन इस इवेंट ने अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच एक 8 months लॉन्ग वॉर को जन्म दिया, जिसे हम फर्स्ट अरब इजरायली वॉर भी कहते हैं। इस वॉर के चलते लगभग 7,60,000 पैलेस्टीनियंस वेस्ट बैंक, गाजा और नेबरिंग अरब कंट्रीज में इमिग्रेट हो गए। इस पैलेस्टीनियन और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के चलते ही 1964 में द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO का एस्टैब्लिशमेंट होता है। इसके बाद 1967 में हुए एक और वॉर, द 6 Day वॉर में इजिप्ट, जॉर्डन एंड सीरिया को डिफीट करके इजराइल ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट्स को ऑक्युपाई कर लेता है। इन न्यू टेरिटरीज में इजराइल ज्यूइश सेटलमेंट को स्टार्ट करता है, जो आज तक चल रहा है। 1973 में एक बार फिर अरब स्टेट्स इजराइल को अटैक करते हैं, जिसको इजराइल सक्सेसफुली काउंटर कर देता है। इसके बाद ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स 1993 तक चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1982 में इजराइल सिविल वॉर से जूझ रहे लेबनान को अटैक करता है टू काउंटर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स। इसके बाद 1987 से लेकर 1993 तक द फर्स्ट इंतिफादा यानी कि इजरायली रूल के खिलाफ पैलेस्टीनियन रिवॉल्ट चला, जिसके एंड में इजराइल और PLO ओस्लो में हुए एक सीक्रेट नेगोशिएशन के तहत पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी पर एक डिक्लेरेशन साइन करते हैं, जो एक पीस प्रोसेस को जन्म देता है। लेकिन ये पीस प्रोसेस इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकालने में असफल रहा। PLO लीडर यसीर अराफत 1994 में गाजा लौट आते हैं और एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को क्रिएट करते हुए गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के एक टाउन जेरिको में सेल्फ रूल स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन सितंबर 2000 में राइट विंग इजरायली अपोजिशन लीडर और फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर एरियल शरॉन के अल अक्सा मॉस्क के कंपाउंड में विजिट करने के बाद माहौल फिर से खराब हो जाता है और यहाँ शुरू होता है सेकेंड इंतिफादा। अल अक्सा मॉस्क ईस्ट जेरूसलम के टेम्पल माउंट कंपाउंड में लोकेटेड है, जो मुस्लिम और ज्यूज दोनों के लिए ही एक होली साइट है। इस कंपाउंड को मुस्लिम्स हराम अल शरीफ भी बोलते हैं। खैर, सेकेंड इंतिफादा के जन्म के बाद नए क्लैशेस स्टार्ट हुए, जिसमें हुए सुसाइड बॉम्बिंग्स के रिस्पॉन्स में इजराइल ने 2002 में वेस्ट बैंक को इन्वेड किया। ये इन्वेजन 1967 के बाद इजराइल का लार्जेस्ट ऑपरेशन बन गया, लेकिन अराफत की 2004 में डेथ हो गई, जिसके बाद मॉडरेट लीडर मोहम्मद अब्बास ने जनवरी 2005 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप अडॉप्ट करी। अब्बास के पावर में आने का नतीजा ये हुआ कि कुछ महीनों बाद लास्ट इजरायली फोर्सेस जो 38 ईयर से गाजा में थी, वो गाजा स्ट्रिप को छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली थी। 2007 में इस्लामिस्ट मूवमेंट हमास गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल अब्बास के मॉडरेट फैक्शन
फतह से छीन लेते हैं। हालांकि अब्बास का फैक्शन वेस्ट बैंक में पावर में रहा। हमास के एक्सट्रीमिज्म से इजराइल फिर से थ्रेटेंड फील करने लगा और 2014 में इजराइल गाजा स्ट्रिप में नया ऑपरेशन लॉन्च करता है टू काउंटर हमास। 3 साल के डेडलॉक और वायलेंस के बाद 2017 में हमास और फतह एक रिकॉन्सिलिएशन अकॉर्ड साइन करते हैं, जिसका एम था एक डिकेड पुराने कॉन्फ्लिक्ट का अंत। इस रिकॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट के हिसाब से हमास फतह फैक्शन को गाजा स्ट्रिप का फुल सिविलियन कंट्रोल देने वाला है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल के लिए इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे। ये प्रोसेस आज भी चालू है। तो ये था इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का हिस्टोरिकल ओवरव्यू। लेकिन सवाल अब ये है कि करंट क्राइसिस के रीजंस एग्जैक्टली हैं क्या? दोस्तों, करंट क्राइसिस ईस्ट जेरूसलम में लोकेटेड 2 प्लेसेस टेम्पल माउंट और शेख जर्रा से रिलेटेड है। हमने इस वीडियो में देखा कि पैलेस्टीन के पार्टीशन के बाद जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में रख दिया गया था, लेकिन 1948 में हुए फर्स्ट अरब इजराइल वॉर के बाद इजराइल ने जेरूसलम के वेस्टर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था और ईस्टर्न पार्ट जॉर्डन के कंट्रोल में चला गया। बाद में ईस्टर्न जेरूसलम को भी इजराइल 1967 में कैप्चर कर लेता है। ईस्टर्न जेरूसलम के हराम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट में ही अल अक्सा मॉस्क भी लोकेटेड है, जिसका नाम आपने करंट न्यूज़ में सुना ही होगा। और दोस्तों, ये वही अल अक्सा मॉस्क है जहां से सेकंड इंतिफादा की शुरुआत भी हुई थी। अरब इजराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में ये साइट काफी सिग्निफिकेंट है। ईस्टर्न जेरूसलम में लोकेटेड टेम्पल माउंट या हराम अल शरीफ एक होली कंपाउंड है जिसमें अल अक्सा मॉस्क, डोम ऑफ द रॉक और एक होली वॉल लोकेटेड है। ज्यूस के लिए टेम्पल माउंट का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि हिब्रू बाइबल में इसे फर्स्ट टेम्पल माना जाता है, जिसे किंग सोलोमन ने 950 BC में बनवाया था। कहते हैं कि यहाँ जूइश प्रॉफिट्स प्रीच भी करते थे। वहीं दूसरी तरफ इस्लाम में ये मान्यता है कि जेरूसलम अर्थ में वो लास्ट जगह थी जिसे प्रॉफिट मोहम्मद ने 632 AD में अपनी डेथ के बाद बुराक नाम के क्रिएचर की हेल्प से ओवरनाइट विजिट किया था और अपनी प्रेयर ऑफर करने के बाद वो यहीं से हेवन की तरफ चले गए थे। टेम्पल माउंट के अल अक्सा मॉस्क इस्लाम में मक्का और मदीना मॉस्क के बाद 3rd होलिएस्ट साइट मानी जाती है, लेकिन इस साइट के कंट्रोल को लेकर हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। 1967 में ईस्ट जेरूसलम के ऑक्यूपेशन के बाद हुई एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि साइट का रिलीजियस कंट्रोल मुस्लिम्स के पास और ओवरऑल सोवर्जिनिटी इजराइल के पास रहेगी। इस अरेंजमेंट में ये भी डिसाइड हुआ कि टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स को है, बाकी ज्यूज सिर्फ वेस्टर्न वॉल में ही प्रेयर कर सकते हैं और उसके बियॉन्ड वो सिर्फ साइट को विजिट कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट ने मुस्लिम्स और ज्यूज दोनों के कंजर्वेटिव ग्रुप्स को हर्ट किया। मुस्लिम मानते हैं कि जेरूसलम का इजरायली एनेक्सेशन ही इलीगल है और उन्हें जेरूसलम छोड़ देना चाहिए। वहीं फार राइट ज्यूइश लीडर्स चाहते हैं कि उन्हें टेम्पल माउंट में प्रेयर्स ऑफर करने की भी परमिशन मिले। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते जब एरियल शरोन ने 2000 में टेम्पल माउंट को विजिट किया तो इस जगह में वायलेंट क्लैशेस स्टार्ट हो गए और सेकेंड इंतिफादा का जन्म हुआ था, क्योंकि मुस्लिम्स को डर था कि शायद इजराइल करंट अरेंजमेंट को डाइल्यूट या चेंज करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ इजरायली फोर्सेस का इस साइट को लेकर एक स्केप्टिसिज्म रहा है। करंट अपसर्ज और वायलेंस का एक कारण यही स्केप्टिसिज्म है। इजरायली फोर्सेस जनरली ये ट्राई करती हैं कि अल अक्सा मॉस्क के एरिया में ज़्यादा मैसिव गैदरिंग्स ना हों, क्योंकि उनके हिसाब से इस मॉस्क का कंट्रोल मुस्लिम अथॉरिटीज़ के पास है, जिसका फ़ायदा उठाकर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स राउटिंग और स्टोन पेल्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स वहाँ पे 2015 में भी हुए थे। लेकिन सवाल एक और भी है कि ये स्केप्टिसिज्म तो हमेशा ही था, लेकिन वायलेंस अभी क्यों स्टार्ट हुआ? इसके जवाब के लिए हमें शेख जर्रा नाम की दूसरी साइट की बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, 1967 में ईस्ट जेरूसलम के कैप्चर के बाद इजराइल ने वहां पर 2 लाख से ज्यादा ज्यूज को सेटल किया। इनको इजरायली सिटीजनशिप भी दी गई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले पैलेस्टीनियन फैमिलीज को सिर्फ कंडीशनल रेजिडेंसी परमिट मिला। ये पैलेस्टीनियन फैमिलीज 1948 में हुए लार्ज स्केल इविक्शन के बाद यहाँ आए थे और शेख जर्रा में सेटल हो गए। 1956 में इन पैलेस्टीनियन फैमिलीज के लिए जॉर्डन, जो उस वक्त इस एरिया को कंट्रोल कर रहा था, और यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने हाउसिंग फैसिलिटीज कंस्ट्रक्ट करवाए। लेकिन 1967 में इजरायली ऑक्यूपेशन के बाद इजरायली अथॉरिटीज़ इन फैमिलीज़ को इविक्शन का नोटिस भेजने लगी और ये क्लेम करने लगी कि ये हाउसिंग फैसिलिटीज़ उस लैंड में बने हैं जिसे ज्यूज़ ने 1885 में ज्यूइश इमिग्रेशन के दौरान ही परचेज़ किया था। ये इशू इजराइल कोर्ट्स में गया और 2021 की शुरुआत में ईस्ट जेरूसलम के एक सेंट्रल कोर्ट ने इविक्शन के ऑर्डर को अपहोल्ड किया। इस ऑर्डर के बाद से शेख जर्रा में तनाव बढ़ गया
और मिड अप्रैल में जब इजरायली पुलिस ने प्रोटेस्ट साइट डमास्कस गेट की बैरिकेडिंग की तो प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा मैसिव हो गया और उसके बाद रमज़ान के लास्ट वीक में ये क्राइसिस और भी ज़्यादा एस्केलेट हो गई, जिसके चलते 7 मई 2021 की रात को अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड के आसपास मैसिव क्लैशेस इरप्ट हुए, जिसमें 100 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस और दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड हो गए। ये क्लैश तब से एस्केलेट ही हो रहा है और इसके रिएक्शन में हमास ने भी इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागने चालू कर दिए हैं। इविक्शन का मामला फिलहाल इजरायली सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी प्रोसीडिंग्स को इस वायलेंस के चलते स्टे कर दिया गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन दुनिया भर के देश इस पर अपनी चिंता जरूर व्यक्त कर रहे हैं। अल अक्सा मॉस्क में हुए वायलेंस के एलिस्ट वीडियोस भी सोशल मीडिया पे तेजी से फैल रहे हैं और इंटरनेशनल अरीना में ओपिनियंस काफ़ी ज़्यादा पोलराइज हो गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये वायलेंस का आउटकम क्या होगा और इसका इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और लार्जर अरब पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पर क्या इम्पैक्ट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।